नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा से संबंधित हिंदी भाषा का संविधान में क्या स्थिति है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, और उसके बाद में हिंदी राजभाषा बनी, राजभाषा की स्थिति क्या है, और राजभाषा से आगे बढ़ते हुए हिंदी के बढ़ते हुए कदम राष्ट्रभाषा की ओर, इस संबंध में आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। यह वीडियो हिंदी सब्जेक्ट के स्नातक, परास्नातक, बीएड, बीटीसी, उसके बाद में शोधार्थियों, नेट, जेआरएफ, यूजीसी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सर्वप्रथम मैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। संवैधानिक स्थिति का अर्थ ये है कि हिंदी को संविधान में बाकायदा अनुच्छेदों के अनुसार इसको उपबंधित किया गया है और इसको बाकायदे संविधान में समावेश किया गया है। ऐसी स्थिति को ही हिंदी की संवैधानिक स्थिति कहते हैं। अब इस हिंदी संवैधानिक स्थिति को जानने के लिए हमें भारतीय संविधान के भाग 17 में जाना पड़ेगा, जहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के उपबंधों में हिंदी के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। राजभाषा हिंदी को भारत में संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। इस संबंध में कई अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार इसका जो पहला उपबंध है, खंड 1 में, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये 343 का ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि सारा सब कुछ इसी में इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। और इसमें यह बताया गया है कि भारतवर्ष की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है संघ की, यानी केंद्र सरकार की जो राजकाज की भाषा है, वह हिंदी होगी और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि होगी। अंकों के संबंध में बताया गया है कि भारतवर्ष में जो अंक प्रयोग किए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जिनका रूप है, वह अंक ही राजभाषा के लिए भी उपयोग में आएंगे। अब इसके 343 के उपबंध 2 में आते हैं। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी, खंड 1 में जितनी बातें वो तो सही रहेंगी, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिसके लिए उसका प्रारंभ से पहले प्रयोग किया जा रहा था। यानी इसका मतलब ये है कि शासकीय प्रयोजनों, यानी जो शासन का है, जो भी जितना भी ऑफिशियल प्रयोजन है, जो भी लिखना पढ़ना है, जितना भी पत्राचार है, वो सारा पत्राचार अंग्रेजी में किया जाता रहेगा। कब से? संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों के बीच में प्रयोग किया जाता रहेगा। परंतु मीन्स बट, लेकिन राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश 1 के द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के
अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, अंग्रेजी तो चलती रहेगी, लेकिन अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त इन एडिशन टू इंग्लिश, हिंदी भाषा का भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यानी राष्ट्रपति चाहेंगे तो इसका प्रयोग प्राधिकृत कर देंगे। अब 343 के 3 उपबंध में आते हैं। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का, अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के प्रयोग के लिए उपबंधित कर सकेंगे जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। विनिर्दिष्ट माने जैसा कि सोचा जाए, जैसा कि स्पेसिफाइड किया जाए। अब आते हैं अनुच्छेद 344। 344 अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के बारे में बताया गया है। एक के अनुसार राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्षों की समाप्ति और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्षों की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आयोग में आदेश द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। 344 के 2 के अनुसार आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग व संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों सा अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा द संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग में किए जाने वाले अंकों। अब इसमें 344(2) का यह आता है, संघ को राजभाषा तथा संघ व राज्यों के बीच पत्राचार के सिफारिश करने या राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने के संबंध में इसमें प्राविधान है। अनुच्छेद 344 के उपबंध 344(3), 344(4), 344(5) एवं 344(6) में क्रमशः हिंदी भाषी व्यक्तियों के दावों, लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों की समिति आयोग की सिफारिश की समीक्षा, राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवेदन पर निर्देश देने की शक्ति के प्रावधान हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद आता है, अध्याय इसी में 2 है, प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में है। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य की भाषा, अभी तो हम संघ की बात कर रहे थे, पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहे थे संघ की, अब यहाँ राज्य की राजभाषा, इसमें जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में उपबंध है। किसमें? 345 में। अनुच्छेद 346 में एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 347 के अंतर्गत किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है। 348 के 1 के अंतर्गत इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक
संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। एक कहा है उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। कब तक अंग्रेजी भाषा में होती रहेगी? जब तक संसद विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध न बनाए। इसी के वाक्य अनुसार संसद के प्रत्येक सदन, राज्य के विधानमंडल पारित अधिनियमों, राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेशों एवं बनाई गई विधि, आदेशों, नियमों, विनियमों और उप विधियों की भाषा अंग्रेजी होगी। यानी ये सब अंग्रेजी में ही बनाए जाएंगे जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध ना करे। अनुच्छेद 348 के भाग 2 एवं 3 के अंतर्गत राज्य में अन्य भाषाओं के प्रयोग एवं अन्य भाषाओं में बने नियमों में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद का ही प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि कोई भी कार्रवाई हिंदी में होती है, न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही है और वो कार्रवाई अगर हिंदी में की जाती है, तो यदि कहीं उसका रेफरेंस आएगा और फिर उसकी व्याख्या होगी तो उसका जो ऑथेंटिक पाठ माना जाएगा, यानी जो उसका वर्जन माना जाएगा वो इंग्लिश का ही माना जाएगा। यानी इंग्लिश की अभी प्रधानता है और हिंदी उसको एज ए अनुवाद के रूप में देख सकते हैं। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 में किसी व्यक्ति द्वारा किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होना तथा प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में हिंदी राजभाषा के विकास के लिए प्रावधान है। यानी इसमें यह दिया गया है कि राज्य की ये ड्यूटी होगी कि हिंदी भाषा के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे और अपने क्रियाकलाप चलाते रहे। इस प्रकार से हम पाते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा को उचित स्थान प्रदान किया गया है। अभी मैंने ये जो चर्चा की है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ही मैंने व्याख्या की है, लेकिन इसके पहले भी कुछ संवैधानिक उपबंध हैं, वह है 120 और 210। 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 120 का भाग 1 भाग 2 है इसमें, और अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा के संबंध में प्रावधान है, और इसमें भी उपखंड 1 या 2 हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हिंदी के लिए इसमें भारतीय संविधान में व्यापक उपबंध किए गए हैं जो हिंदी भाषा के लिए भी हैं और राजभाषा के संबंध में भी हैं। और जब ये हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में स्वीकृत हो जाती है, उसके बाद में इसी के आधार पर फिर हिंदी राजभाषा बनती है, राजभाषा अधिनियम बनते हैं, नियम बनते हैं, आयोग बनते हैं, दिशा निर्देश जारी होते हैं, जिसका उल्लेख मैं अभी आगे करने जा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं हिंदी राजभाषा क्या है। अब यदि हिंदी हम राजभाषा को परिभाषित करें तो हम यूँ कर सकते हैं, राजभाषा किसी राष्ट्र या राज्य की, यहाँ राष्ट्र होल नेशन के लिए है और राज्य भी यहाँ पर है, तो स्टेट भी हो सकता है और वो पूरा स्टेट भी हो सकता है, यानी पूरा एक राष्ट्र भी हो सकता है और एक राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले राज्य भी हो सकते हैं। तो राजभाषा किसी राष्ट्र या राज्य की सरकारी कामकाज की भाषा होती है, यानी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत सरकार की सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी राजभाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अतः 14 सितंबर को प्रतिवर्ष
हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया है, जो पूरे देश के संघ के मंत्रालयों व कार्यालयों को दिशा निर्देश देकर उसके अनुपालन की समीक्षा करता है। इस हेतु राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 यानी राजभाषा नियम 1976 एवं राजभाषा आयोग ये 1955 में गठित हो गया था की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी राजभाषा को सिस्टमाइज करने पर और इसके कार्यान्वयन को लाने में और ठीक से कार्यवाही इसमें हो, इसके लिए इसका राजभाषा अधिनियम 1963, इसके बाद में राजभाषा नियम 1976 एवं राजभाषा के जो आयोग हैं इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका रोल है। राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग व उत्साह के लिए 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी के प्रयोग के लिए पूरे भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र है, कहीं पर हिंदी लोग ज़्यादा जानते हैं, कहीं हिंदी कम जानते हैं, कहीं हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो जितने भी जो लोग हिंदी के समझने की जो क्षमता है उसी के अनुसार हिंदी को का खा गा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें जो विभाजन किया गया है तो का क्षेत्र, बा के अंतर्गत खा क्षेत्र और गा क्षेत्र 3 क्षेत्र आते हैं। अब का क्षेत्र के अंतर्गत वह राज्य और वे क्षेत्र आते हैं जहाँ हिंदी खूब बोली और समझी जाती है, जहाँ पर हिंदी को मातृभाषा के रूप में भी जानते हैं। का क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं अन्य निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ये क्षेत्र ने का क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। खा क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ एवं दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप आते हैं। गा क्षेत्र के अंतर्गत का और खा क्षेत्रों को छोड़कर से सभी राज्य आते हैं, चाहे वो संघ शासित प्रदेश हों चाहे वो पूरे स्टेट हों, जिनमें दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं। क्षेत्रों का वर्गीकरण भाषा समझ के आधार पर किया गया है। हिंदी राजभाषा के 3 क्षेत्र और उनके बीच पत्राचार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमारा जो राजभाषा विभाग है गृह मंत्रालय के अधीन जो कार्य करता है वो पूरे सभी मंत्रालयों को, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को आदेश देता है, निर्देश देता है, नियमावली बनाता है और सारा उसको निर्देशित करता है, बाद में मॉनिटरिंग करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें देखते हैं, संपूर्ण राष्ट्र को 3 हिंदी क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, यथा माने जैसे का क्षेत्र, खा क्षेत्र एवं गा क्षेत्र। अब का क्षेत्र द्वारा पत्राचार, का क्षेत्र क्या करता है? का क्षेत्र पत्राचार करता है, का क्षेत्र में भी करता है और खा क्षेत्र में भी करता है और गा क्षेत्र में भी करता है। तो जब ये का क्षेत्र के कार्यालय जब का क्षेत्र के ही कार्यालय में करते हैं तो वहाँ पर एक ये नियम है और ये अपेक्षा भी की जाती है कि का क्षेत्र से का क्षेत्र में होने वाले सभी पत्राचार हिंदी में होंगे। यदि कोई तकनीकी पत्राचार हो रहा है, वैज्ञानिक पत्राचार हो रहा है जिसका ठीक से हिंदी संभव नहीं है तो उसको अंग्रेजी में किया जा सकता है, लेकिन उसका यथासंभव ट्रांसलेशन अनुवाद हिंदी में ज़रूर भेजा जाएगा। अगर वह पत्राचार अंग्रेजी में कर दिया जाता है तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भेजा जाएगा। खा क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय, अभी का क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अभी तो का की बात हुई। का क्षेत्र जब खा क्षेत्र में पत्राचार करेगा तो खा क्षेत्र के कार्यालयों को पत्राचार करने के लिए पत्राचार अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा और उसका अनुवाद भेजा जाएगा। क्योंकि
खा क्षेत्र के लोग पूरी हिंदी नहीं समझते हैं तो उनको यदि हिंदी में पत्राचार भेजा भी गया है तो उसको अंग्रेजी में भेजा जाएगा अनुवाद, और अगर अंग्रेजी में पत्राचार भेजा गया है तो उसका अनुवाद हिंदी में भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पर दोभाषीय पत्राचार किया जाएगा। इस प्रकार की ऐसी रूलिंग है या ऐसा निर्देश है। खा क्षेत्रों में पत्राचार के लिए का क्षेत्र से गा क्षेत्रों में होने वाला पत्राचार अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में करने की छूट है, परंतु पत्र में पत्रांक, संख्या, दिनांक एवं हस्ताक्षर ये अनिवार्य रूप से हिंदी में होंगे। अभी ऐसा भी नियम माना गया है कि यदि पत्र अंग्रेजी में लिखा है और उसको हिंदी में हस्ताक्षर भी कर दिया जाए तो वह पत्र विशेष परिस्थितियों में हिंदी में ट्रीट किया जाएगा। तो हिंदी में कहीं तो उपयोग हुआ। तो राजभाषा की ये नीति है कि जितना हो सके उतना अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग हो, वो चाहे ट्रांसलेशन के रूप में हो या वो चाहे पार्ट हो या होली हो या फुली हो, जैसे भी हो ज़्यादा किया जाएगा। अब खा क्षेत्रों द्वारा का क्षेत्र और गा क्षेत्र में पत्राचार के लिए इसमें यथासंभव हिंदी का प्रयोग होगा या अंग्रेजी में होगा, और जहाँ तक होगा पत्राचार दुभाषिया में दिया जाएगा। खा क्षेत्रों द्वारा का और खा क्षेत्रों को पत्राचार अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजी में करने की छूट है। अगर उनके कार्यालय के कर्मचारी हिंदी में कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पत्रांक, दिनांक एवं हस्ताक्षर हिंदी में अवश्य होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में राजभाषा विभाग के द्वारा ये सारा दिशा निर्देश दिया गया है और अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। अब आते हैं राजभाषा हिंदी से राष्ट्रभाषा की ओर। प्रायः चर्चा चला करती है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनी कि नहीं बनी। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करूं, हिंदी राजभाषा को स्पेसिफाइड किया गया है, इसका रूलिंग बन गई है और इसकी कानूनी वैधता, इसकी मान्यता प्राप्त है, संवैधानिक स्थिति है, लेकिन राष्ट्रभाषा के बारे में अभी कोई कानूनी रूप प्राप्त नहीं हुआ है कि ये हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हो गई है। हम राष्ट्रभाषा को हिंदी समझ सकते हैं क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी की ओर बढ़ रही है। और अभी देखिए, मैं आगे ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि राष्ट्रभाषा की क्या स्थिति है। अभी ये राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर है। किसी भाषा के लिए राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर खरा उतरना आवश्यक होता है। किसको? उस लैंग्वेज को। पहले क्या, पूरे देश के नागरिकों या लोगों के द्वारा स्वीकृत हो, यानी वो समझी जा सके और बोली भी जा सके। नागरिकों द्वारा, सिटीजन्स भी हो, लोगों के द्वारा। जो लोग बोलते हैं और वो नागरिक नहीं है, उनको नागरिक का दर्जा नहीं प्राप्त है, वो भी लोग, उन लोगों के द्वारा हिंदी या जो भी भाषा है वो समझी जाए और बोली जाए। भाषा या लिपि का वैज्ञानिक होना, भाषा में पर्याप्त साहित्य होना, संघ व राज्यों में पत्राचार की भाषा होना, भाषा की वैधानिक मान्यता होना इत्यादि चीज़ें। हिंदी के बारे में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रयासों से स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी जनसंचार की भाषा बनी और सफल हुई। अब भारतवर्ष में कोई ऐसी भाषा नहीं है जो हिंदी की तुलना में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे या ऐसा लगे कि वो भाषा आ रही है और वो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी की ओर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित होता है कि ये जब कभी बनेगी तो हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनेगी। अब राष्ट्रभाषा की पक्षधरता के बारे में कुछ बिंदु है। हिंदी बहुसंख्यकों लोगों व नागरिकों द्वारा आसानी से बोली व समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी कुछ न कुछ रूप से पूरे देश के लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी में विदेशी एवं भारतीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया गया है। हिंदी भाषा में पर्याप्त लिटरेचर है, साहित्य है। हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। हिंदी भाषा संघ की राजभाषा है। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं लिपि का मानकीकृत रूप है। हिंदी आधारभूत मानदंडों पर सही प्रतीत होती दिखाई देती है। वर्तमान समय में हिंदी एक नीतिगत रूप में पूरे देश के विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है। हिंदी भाषी लोगों के शिक्षण प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है। हिंदी विदेशों में भी विश्वविद्यालय स्तर तक के अध्यापकों द्वारा अध्यापन व सिखाई जा रही है।
इस समय तुलनात्मक रूप से हिंदी ही ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को भाषागत एक सूत्र में पिरो सकती है और आगे जब भी कभी राष्ट्रभाषा का रूप लेगी तो हिंदी ही इसकी उत्तराधिकारी भाषा बन सकती है। इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी में संवैधानिक स्थिति, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का ये स्वरूप हमारे सामने उभरता है। आप सभी ने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। और आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसका अधिकाधिक लोगों में इसको शेयर कर दीजिए। ज़रूर किसी न किसी व्यक्ति को इससे लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।